सॉरी भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल देना। चलो बच्चा, देखो यहाँ पे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अनुमान के डेफिनेशन में। अनुमान का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया था। अनुमान के डेफिनेशन में एक शब्द आता है परामर्श, ठीक है। चलो, हाँ संगीता, पढ़ना इसको। परामर्श का परामर्श का डेफिनेशन। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। चलो जी बस 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 एक मिनट। हाँ चलो बच्चा, ये जो डेफिनेशन देख रहे हो यहाँ पे किस ग्रंथ में वर्णन, किसका आप डेफिनेशन देख रहे हो? न्याय सिद्धांत तो मुक्तावली में है। न्याय सिद्धांत ये होगा फर्स्ट वाला तर्क संग्रह में है, ठीक है। तो परामर्श क्या है, इसमें कह रहे हैं कि व्याप्ति से विशिष्ट तर्क संग्रह। हाँ तर्क संग्रह में, ठीक है बच्चा। ठीक है, ये जो कोटेशन है तर्क संग्रह में है, ठीक है। ये कह रहे हैं परामर्श वो होता है जो व्याप्ति से विशिष्ट हो और पक्ष में दिखाई देने वाला। अब इसमें दो नया नया शब्द है, व्याप्ति और पक्ष। पक्ष हमेशा वह स्थान विशेष जिसमें साध्य का संदेह बना रहे। अब साध्य क्या है, देखो। हाँ कुछ कह रहे हो क्या आप लोग? मेरी आवाज आ रही सही से? भैया अभी तो आ रही है। हाँ जी भैया अभी आ रही है। हाँ तो देखो बच्चा, मान लीजिए पर्वत पे धूम या धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है। धुएं को देखकर आपको अंदाजा लगाना, अनुमान करना है कि यहाँ पे आग है कि नहीं। तो जिस स्थान विशेष पे आपको डाउट हो कि ये पर्वत या स्थान विशेष आग वाला है या नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे संदेह हो, ठीक है, वो संदेह विशेष स्थान पक्ष कहलाता है, ठीक है। तो पक्ष में व्याप्ति के द्वारा जो भी ज्ञान होता है, ठीक है, वो परामर्श कहलाता है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि व्याप्ति क्या होता है। कौन बताएंगे व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति क्या होता है, कौन बताएंगे? भैया जहाँ पर साचार्य नियम हो, जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र वाहिनी। हाँ, साहचर्य नियम व्याप्ति, ठीक है। साथ साथ दिखाई देगा। यदि ठीक है धूम रहेगा तो साथ ही साथ क्या होगा? धूम के रहने पे क्या होता है? अग्नि। हाँ, यही क्या है, साहचर्य, साथ साथ रहने वाला, साथ साथ आचरण करने वाला। तो पक्ष में धूम को देखा, यहाँ पे पक्ष मतलब पर्वत, ठीक है। और ये पक्ष क्या होता है, अनुमान वाक्य के अनुसार चेंज होते रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग सीखेंगे भी। यहाँ पे बस परामर्श क्या होता है कि व्याप्ति के द्वारा पक्ष में व्याप्ति को देखकर जो भी ज्ञान हमें होता है वो क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है, ठीक है। पक्ष यानी पर्वत में हमने क्या देखा? धूम देखा। तो धूम को देखने के बाद हमने ये व्याप्ति लगाया, ये सोचा कि जहां जब धूम होता है वहां अग्नि अवश्य ही होगी। तो इसके द्वारा जो भी ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। ये ऐसा जो है तर्क संग्रहकार कहते हैं। जबकि तर्क भाषाकार क्या कहते हैं कि तस्य आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, बार बार जो है थी। अब मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, अब बताना। जी सर। आवाज हाँ बच्चा बोलो। भैया आ रही है सर। आवाज आ रही है? जी भैया। ठीक ठीक। आवाज का क्या हो गया है, पहले तो बिल्कुल हाँ बच्चा लोग देखो यहाँ पे अगला जो डेफिनेशन देख रहे हो, ये किस ग्रंथ में वर्णन है? सेकंड वाला बता। तर्क भाषा में भैया ये। तो क्या कह रहा है? तृतीय ज्ञानम परामर्शः। तस्य शब्द का मतलब क्या है? तस्य शब्द किसके लिए आया है? व्याप्ति के लिए, ठीक है। यानी जो व्याप्ति है कि बार बार उसका तीसरा ज्ञान, यानी बार बार जो है तृतीय ज्ञान का मतलब है
तीसरी बार ज्ञान होना, अर्थात बार बार एक ही व्याप्ति को देख, वैसे भी ज्ञान हो जाएगा, भान हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है, और आपने देखा ए और बी जो है हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है, एक बार देखा आपने हमेशा साथ रहते हैं, दोबारा भी देखा तभी, जब भी देखा किसी फंक्शन में तो भी दोनों साथ में थे, तीसरा किसी सेमिनार में देखा तो तब भी आपने देखा कि ये भी दोनों साथ में ही रहते हैं, साथ ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हर स्थान विशेष पे बार बार व्याप्ति को देखना, बार बार जो है व्याप्ति का मतलब साहचर्य नियम, जो अभी आपने देखा कि धूम के रहने पर अग्नि होता ही होता है, ठीक है। तो वो तृतीय ज्ञान अर्थात बार बार एक ही व्याप्ति का ज्ञान होना, वो क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तर्क संग्रह में क्या है और तर्क भाषा में क्या है। नीचे वाला कोटेशन देख रहे हो, ये किस ग्रंथ में वर्णन है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली। न्याय सिद्धांत मुक्तावली। हाँ, तो नीचे पढ़ना इसको और ये बताओ ये डेफिनेशन किससे मैच करता है, ये भी बताना। सर ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है, व्याप्ति विशिष्ट वाले से। व्याप्तस्य, हाँ, पक्ष व्याप्तस्य परामर्श, उच्यते। हाँ ठीक है बच्चा, ये आपकी आवाज कट रही है सर। डेफिनेशन न्याय सिद्धांत मुक्तावली में दिया गया है, वो बिल्कुल क्या है, तर्क संग्रह में जो वर्णन किया गया है वही अर्थ है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपने देखा कि पक्ष में व्याप्ति से पक्ष था, क्या कह रहे हो? बीच बीच में आवाज चली जाती है, पता नहीं बच्चे क्या हो गया है इसको, फोन ही चेंज करके देख लो क्या, बताओ। और फोन चेंज करके ट्राई करता हूँ फिर कल परसों, इसमें आता है कि नहीं सही से। तो ये तीनों डेफिनेशन ध्यान रखना कि तर्क संग्रह में क्या है और तर्क भाषा में क्या है और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में क्या है। किसको ये डेफिनेशन याद हुआ? बताओ बच्चा। भैया मुझे दो याद है। मेरा हो गया सर, तीनों याद हो गया? दोनों एक याद कर लोगे, ये तो सिंपल है, तर्क भाषा में जो है वो बहुत ही सिंपल है, और तर्क संग्रह वाला याद हो जाए तो तर्क भाषा वाला भी याद हो जाएगा, सॉरी न्याय सिद्धांत भी याद हो जाएगा। तीसरा ज्ञान कौन सा होता है? तीसरा ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये बार बार किसी एक ही चीज को, ठीक है, अलग अलग स्थान विशेष में उसी को देखना। जैसे मैंने अभी ए और बी वाला एग्जाम्पल के थ्रू, या दो दोस्त को अलग अलग स्थान पे देखना, ठीक है, तब अंदाजा लगाते हो ना आप लोग कि अच्छा ये दोनों तो हमेशा साथ ही रहते हैं, ठीक है। इसके व्यू पे आप सोचते हो कि अच्छा कुछ भी होगा, ये दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। तो परामर्श क्या होता है? व्याप्ति को देखकर, ठीक, व्याप्ति एक ही स्थान, अलग अलग स्थान पे व्याप्ति को देखना। क्या कह रहे हो? फिर चली गई थी आपकी आवाज। अच्छा बच्चा, ये नई प्रॉब्लम आ कहाँ से गई? ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था हमारा, तो पता नहीं यार, मैं तो बहुत सब चीज देख ले, इसमें नया प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्यों इतना बार बार हो रहा है प्रॉब्लम। पढ़ाते टाइम भी आवाज आती है, बाकी अदरवाइज तो सब चीज नॉर्मल रहता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है सबको? जी अभी क्लियर आ रहा है। जब आप किसी चीज पे सर बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो बीच में जब शुरू तो हो जाता है पर बीच के शब्द रुक जाते हैं, फिर एकाएक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इससे पहले कुछ होता नहीं है, बाकी सब ठीक रहता है ना? अभी देखो, हाँ, जो कुछ भी कह रहे हैं अभी सब चीज सुनाई दे रहा होगा। जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बताओ है? जैसे तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शा है ना, आप तस्य बोलेंगे तृतीय ज्ञान रुक जाएगा, फिर लास्ट में परामर्श आ जाएगा। तुम लोग की आवाज तो बिल्कुल सही आती है, मुझे यहाँ तक कोई आवाज ब्रेक नहीं होती है, लगता है। वही तो दिक्कत है ना, समस्या तो उसी चीज की है कि चलो अभी देखो इतना डिस्कशन हो गया, कहीं कोई आवाज फंसा नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है मैं ज्यादा जोर से बोलता हूँ क्या? भैया अब गायब हो गई आपकी आवाज, जो है ग्रहण नहीं कर पा रहा है। चलो बच्चे देखो यहाँ पे, देखो मोनिका, तृतीय ज्ञानम क्या होता है कि जो व्याप्ति है, ठीक है, व्याप्ति को आपको पता होना चाहिए व्याप्ति क्या होता है, ठीक है। तो व्याप्ति का बार बार ज्ञान होना अलग अलग स्थान विशेष पे, वही क्या कहलाता है? परामर्श। जैसे अगर आपने किसी एक स्थान पे देखा कि कोई लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी से धूम उत्पन्न हो रहा है, धुआं उत्पन्न हो रहा है, तो आपने वहां देखा कि यहाँ पे
आग उत्पन्न हो रहा है। फिर आपने किसी रसोई घर में देखा कि यहाँ लकड़ी जल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या धूम उत्पन्न हो रहा है। फिर किसी तीसरे स्थान पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ जल रहा है, ठीक है, कुछ भी वस्तु ले सकते हैं आप, ठीक है, तो वहां पे भी आपने देखा अग्नि धूम है, तो अग्नि भी उत्पन्न हो रहा है। तो यही क्या है, व्याप्ति को बार बार अलग अलग स्थान विशेष पे देखकर अनुमान लगाना, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार का परामर्श है। यानी व्याप्ति अर्थात धूम और अग्नि के साहचर्य को बार बार देखना, ठीक है। भैया मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ बिल्कुल भैया, जैसे हमने देखा, हमने महानस यानी रसोई में देखा कि जहाँ जहाँ पर वहां पर जो है अग्नि है और अग्नि के साथ धुआं भी है, ठीक है। ये हमने महानस में देखा, यानी कि हमने सपक्ष में देखा। तो ये जो हमारा ज्ञान बना, ये हमारा हो गया प्रथम ज्ञान, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये मन में धारणा बनाई कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है, यानी कि जत्र जत्र धूमस तत्र वह्नि, जब हमने ये धारणा बनाई, तो ये धारणा हो गई, ज्ञान हो गया हमारा दूसरा ज्ञान, ठीक है। और जब हमने उसी चीज को पक्ष में यानी कि पर्वत में देखा कि यहाँ पर धुआं है, तो यहाँ पर अग्नि भी होगी, तो ये हो गया हमारा तीसरा ज्ञान। और वो तीसरा जो ज्ञान है वही हमारा परामर्श कहलाया, ठीक है। एक ही व्याप्ति को बार बार अलग अलग संदर्भों में देखना, ठीक है। क्लियर है बच्चे ये तीनों डेफिनेशन? और ध्यान रखिएगा कौन किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है। ये तर्क संग्रह में है, ये तर्क भाषा में है, और ये जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, ठीक है। जैसे आपने नहीं बोला था? नहीं ठीक बोला, बिल्कुल बोला, ठीक है। तो जैसे आपने अनुमान के संदर्भ में देखा कि अनुमान का डेफिनेशन तीनों ग्रंथों में अलग अलग है, वैसे ही परामर्श का डेफिनेशन भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चा? क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या? बोलो बच्चा। नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू परामर्श को समझाया गया है। चलो नीतू पढ़ना इसको। हाँ नीतू इसको पढ़ो, परामर्श का जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली वाला है, व्याप्ति से पक्ष वृत्ति तो भी परामर्श उच्यते, ये क्या है? हाँ बोलो बोलो आगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यही है जो तर्क संग्रह में है ना वर्णन, उसी का भावार्थ यहाँ पे अभी कि पक्ष में दिखाई देने वाला जो व्याप्ति है उसका जो ज्ञान होता है, ठीक है, वो परामर्श कहलाता है। जो यहाँ पे डेफिनेशन है तर्क संग्रह का, वही यहाँ पे तर्क भाषा न्याय सिद्धांत मुक्तावली में वही है, पर शब्द विशेष का थोड़ा सा अंतर है। धर्मता ज्ञान की जगह पे उन्होंने वृत्ति लिख दिया है, बस भावार्थ वही है, ठीक है। हाँ चलो क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। जी भैया। हाँ डिम्पल पढ़ना है एग्जाम्पल यथा ये वाला, पढ़ो उसको। हाँ सर मैं पढ़ूं? पढ़ो। नीतू के घर से तो म्यूजिक आ रहा है। हाँ पढ़ो नीतू। मिनट। यथा वह्नि व्याप्य धूम्रवान् अयं पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। हाँ क्या भावार्थ हो गया नीतू? क्या इसका अर्थ है? जो पर्वत मतलब वह्नि से धुएं से युक्त हो, वहां पर वह्नि होगी, इस तरह का ज्ञान परामर्श है। ऐसे व्याप्त है धूमवान होने से, ठीक है, धुएं। हाँ ठीक है, तो बच्चा लोग ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये पूरा कोटेशन दे दिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, पूछा जाए कि ये क्या है। वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम, कि वहनि से व्याप्य धूमवान होने से ये पर्वत भी क्या अग्नि वाला है, ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। यानी धुएं को देखकर अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना कि यहाँ पे ये आग भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा ज्ञान परामर्श कहलाता है। तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ठीक है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन पूछा भी गया एग्जाम में। तो अभी तक हमने जो है अनुमान के संदर्भ में तीनों ग्रंथों में क्या चर्चा की गई है, तीनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है अलग अलग ग्रंथों में, फिर हमने देखा परामर्श क्या होता है, ठीक,
उसके बाद अलग अलग ग्रंथों में जो आपने एक शब्द क्या बचा? हाँ संगीता कुछ कह रहे हो क्या? नहीं भैया कुछ नहीं कह रही मैं, तो वो आवाज अटक रही है, बस अलग से आ रही है हाँ तो आवाज। अभी हमने अनुमान देखा, उसके बाद परामर्श देखा, और तीसरा जो आता है व्याप्ति। ठीक है, ये तीनों शब्द अलग अलग ग्रंथों में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो व्याप्ति का लक्षण है, बताओ व्याप्ति किसका डेफिनेशन में आया था? परामर्श के परामर्श के डेफिनेशन में। अब यहाँ पे देखो व्याप्ति का ये जो कोटेशन है कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो हाँ रितिका पढ़ना इसको। हाँ रितिका पढ़ना इसको। हाँ, जो तर्क संग्रह में व्याप्ति का डेफिनेशन दिया गया पढ़ो उसको। आवाज नहीं आ रही रितिका आपकी? बारिश हो रही है शायद उसकी वजह। अच्छा हाँ नहीं आ रहा, पढ़ो इसको। यत्र यत्र धूम धूमस धूम धूम तत्र तत्र अग्निरिति सहचार्य नियमो व्याप्तिः। हाँ क्या मतलब? मतलब जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि भी होगी, मतलब धुएं के साथ में अग्नि का भी अनुमान किया जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक तो ये दे देगा पूरा, इतना दे देगा, पूछेगा ये क्या है, ये व्याप्ति। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? ये दे दिया जाएगा, बस इतना दे दिया जाएगा, पूछेगा ये क्या है, ये क्या व्याप्ति है। ठीक है बच्चा, ये जो है तर्क संग्रह में है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा ही, अग्नि होगा ही। ऐसा नियम साहचर्य नियम क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। दूसरा जो है तर्क भाषा में व्याप्ति का दो शब्दों में डेफिनेशन दिया गया। स्वाभाविक च संबंध, जो स्वाभाविक संबंध होता है वो व्याप्ति कहलाता है। स्वाभाविक संबंध नेचुरली, यानी एक चीज होगा तो उसका वो भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका तर्क भाषा में व्याप्ति का डेफिनेशन है। क्लियर है बच्चा? ये दोनों डेफिनेशन दोनों ग्रंथों के हिसाब से। कोई समस्या? चले आगे। जी सर। भैया हाँ, न्याय सिद्धांत मुक्तावली तो सर व्याप्ति का डेफिनेशन सर स्वाभाविक संबंध व्याप्ति कहलाता है। स्वाभाविक नेचुरली संबंध। आप धूम और अग्नि में एक एग्जांपल ले लीजिए, धूम और अग्नि। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है? स्वाभाविक संबंध है। कैसा संबंध? स्वाभाविक किस प्रकार से कि धूम होगा तो अग्नि होगा ही होगा, हर हाल में अग्नि होगा ही होगा। तो वही क्या कहलाता है? नेचुरली या स्वाभाविक संबंध कहलाता है कि एक के होने पे दूसरे का होना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका स्वाभाविक। इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई और एग्जांपल देंगे धूम और अग्नि के अतिरिक्त? बताओ, धूम और अग्नि के अतिरिक्त और ऐसा क्या है स्वाभाविक संबंध वाला? कोई एक और एग्जांपल कि एक के रहने पर वो रहेगा ही रहेगा। बताओ, सोचो। जीव के रहने पर आत्मा। क्या? रसोई घर। रसोई घर, महानस जी महानस। हाँ, आज के टाइम वाला महानस तो जरूरी नहीं है। वहाँ तो वैदिक धूम काल वाला होता ही है ना, वहाँ तो नहीं अग्नि पर होती है। उसमें भी अगर रोटी जलती है ना तो धुआं आने लगता है। अच्छा अच्छा, जी लकड़ी वाला रसोई घर हो, नहीं गैस वाला। गैस में भी अगर रोटी जलने लगी ना तो धुआं आने लगता है। फिर ठीक है। कुकर से भी तो आती है तो सीटी, उसमें भी तो धुआं रहता ही थोड़ा बहुत। ठीक है, ध्यान रखना कि लकड़ी वाला जो रसोई घर होगा वहां पे लकड़ी का खाना जो बनता है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी मैंने कुछ बोला नहीं। धूम और अग्नि के अतिरिक्त कोई और एग्जांपल बताओ जो हमेशा स्वाभाविक संबंध यानी हमेशा साथ में रहते हैं। बताओ सर बारिश और सर बिजली हो सकता है क्या? बच्चा? सर नदी में मछली। ऐसा नहीं है, मछली तो तालाब में भी होती है। भैया तंतु और पट हो सकता है क्या? तंतु और पट, तंतु होगा तो कपड़ा बनेगा ही बनेगा। हाँ कर सकते हो।
जीव और पर नहीं, लेकिन उसमें ना कार्य कारण वाला संबंध आ गया। अलग अलग नहीं है ना, मतलब सारी तंतु बात अलग सुनो। नहीं है, पट अलग है, ऐसे अलग अलग नहीं है ना। अलग एक एक करके बोलो। हाँ, सर ऐसे बोलो तंतु तो पट में जैसे तंतु अलग और पट अलग नहीं है ना, जैसे धुआं और आग दोनों अलग अलग होती है चीजें, इस तरह। ये यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो है दोष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल जो त्रिदोष से रहित हो, उसमें ना व्याप्ति दोष लगे, ना अतिव्याप्ति, ना असंभव दोष। ऐसा एग्जाम्पल बताओ। हाँ, और एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है? अगर नहीं आ रहा तो सोच के बताना मुझे भी, ठीक है? चलो, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो व्याप्ति का डेफिनेशन है, क्या कहना चाहता है, कौन बताना चाहेंगे? और हाँ दीपिका, इस डेफिनेशन को पढ़ो जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में व्याप्ति का डेफिनेशन दिया गया है। व्याप्ति साध्यवत अन्य अस्मिन् संबंध उदाहृता। अन्य अस्मिन, ध्यान से देखो, सामने आ रहा है। अन्य अस्मिन आगे, हाँ, न संबंध उदाहृता क्या मतलब, बताओ। हाँ, कौन बताना चाहेंगे कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में व्याप्ति के विषय में क्या कहा जा रहा है? ये बताओ, धूम जो है किसको सिद्ध करता है? अग्नि को। ये इसमें उल्टा बता दिया है कि पहले वाले में बताया था कि धूम और अग्नि का जो संबंध है वो होगा तो व्याप्ति होगा, लेकिन इसमें कहा है कि उन दोनों का जो संबंध नहीं होना चाहिए तो वो व्याप्ति कहलाएगा। न्याय सिद्धांत में उल्टा नहीं कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि धूम जो है अग्नि के अतिरिक्त किसी दूसरे से संबंधित ना हो। धूम जो है सिर्फ और सिर्फ अग्नि को ही सिद्ध करे, किसी दूसरे को सिद्ध ना करे, किसी दूसरे से संबंध जो है उसका ना हो, सिर्फ और सिर्फ अग्नि से ही संबंध हो। तो वही कह रहा है कि व्याप्ति क्या है कि साध्यवत अन्य अस्मिन न संबंध, साध्य के अतिरिक्त किसी दूसरे से संबंधित ना हो, वह क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। यानी साध्य हमारा, मान लीजिए साध्य साधन, बिल्कुल भी, अच्छा, साध्य साधन, साधन को हेतु भी कहते हैं। चलो, अब धूम और अग्नि, इन दोनों शब्दों में साध्य क्या है और हेतु या साधन क्या है, बताओ। सर संगीता मैसेज कर रही है, कुछ देख लीजिए। हाँ, कौन बताएंगे कि धूम और अग्नि में साध्य क्या है और साधन या हेतु क्या है? साध्य साध्य क्या है? अग्नि होगा। अग्नि, ओके। साधन या हेतु? धूम। धूम, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि साध्य में जो है, ठीक है, अर्थात अग्नि जो है, अग्नि में, ठीक है, जो हेतु है धूम, सिर्फ उसी से संबंधित हो, किसी दूसरे से अन्य अस्मिन न संबंध, किसी दूसरे से संबंधित ना होना ही क्या कहलाता है? व्याप्ति। यानी धूम और अग्नि आपस में संबंधित हो, आपस में उनका संबंध हो, किसी दूसरे में संबंध ना हो। अब धूम रहे और जल को सिद्ध करे, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है? यानी जो भी हेतु दिया गया है वो अपने साध्य को ही सिद्ध करे, वही क्या कहलाता है? साध्य में ही दिखाई दे, वही आपका व्याप्ति कहलाता है। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इनका जो है डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है? भावार्थ वही है, ठीक है, शब्द विशेष अंतर है, अलग तरीके से व्याप्ति को डिफाइन करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ, ये रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ बच्चा, ये तीनों डेफिनेशन समझ में आया? हाँ जी भैया। चलो, अब इसी बात को जो है जस्ट नीचे आओगे, एक अलग तरीके से न्याय सिद्धांत मुक्तावली कहते हैं, जो अभी आपने देखा। अब ये बताओ, धूम और अग्नि, ये क्या धूम और अग्नि एक ही वस्तु विशेष में होगा कि अलग अलग वस्तु में? धूम अलग होगा, अग्नि अलग होगा, कि एक में ही दिखाई देगा, ये बताओ। एक ही में दिखाई देगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? मैं, धूम और अग्नि जो है, ये जो है किसी एक ही वस्तु में दिखाई देगा, एक ही पदार्थ में, या अलग अलग? धूम का जो है, धूम कहीं और है, क्या 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 पक्ष में दिखाई देगा धूम और अग्नि।
हाँ नहीं पक्ष में भैया, यानी अलग भी तो हो सकते हैं। अलग भी हो सकता है। जैसे अगर महानस में अग्नि है तो धुआं तो हमें पर्वत पे भी दिखाई दे सकता है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। भैया आवाज नहीं आ रही है। तो वहाँ धूम जो दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे तो अग्नि तो होगा ही। मैं ये कह रहा हूँ तो भैया इसमें कहने का मतलब ये है कि मतलब धुआं ना वहीं दिखाई देगा जहाँ अग्नि रहेगी, ऐसा नहीं है कि जल में धुआं दिखाई देगा। तो एक ही अधिकरण में धूम भी रहेगा और एक ही अधिकरण में क्या अग्नि भी रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? अधिकरण का मतलब समझ रहे हो? आधार। हाँ जी भैया। समान अधिकरण में ही धूम भी, हाँ समान अधिकरण में ही धूम और अग्नि है। ठीक है, मान लीजिए वहां धूम है तो उसी अधिकरण में उसी आधार में क्या अग्नि भी रहेगा। इसी बात को न्याय सिद्धांत मुक्तावली एक कोटेशन के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, अगर ये श्लोक के फॉर्म में व्याप्ति का डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रखना कि ये तर्क संग्रह या तर्क भाषा में नहीं है, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। चलो नितिन बाबू पढ़िए इसे। जी भैया। अथवा हेतुम निष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतौ एकाधिकारण्यम व्याप्तिर उच्यते। हेतु क्या भाव हो सकता है इसका? भैया इसका भाव होगा अथवा हेतुम निष्ठ विरह, मतलब प्रतियोगिना। नीचे वाला बता दो, नीचे वाला बता दो, नीचे वाला बताओ, ऊपर वाला मैं बताऊंगा। हाँ एक मिनट, ये हाँ। साध्येन हेतोर अधिकारण्यम व्याप्तिर उच्यते। क्या देखो, साध्येन हेतु एक अधिकरणम, ठीक है, साध्य और हेतु एक अधिकरण ही व्याप्ति है। साध्य और हेतु दोनों जो है एक ही अधिकरण में रहने वाला। ठीक है, एक ही आधार में धूम भी हो, एक ही आधार में अग्नि भी हो। जैसे मान लीजिए अनुमान वाक्य है ये कि पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्। ठीक है, जी भैया। तो इसमें जो धूम है और वहनी है वो एक ही पक्ष में है या अलग अलग पक्ष में दिखाई दे रहा है? इस अनुमान वाक्य के अनुसार बताओ, दोनों का आधार एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। तो व्याप्ति भी क्या होता है? जो दोनों का आधार यानी साध्य और हेतु दोनों का अधिकार, दोनों का अधिकरण या फिर आधार एक ही हो, वही क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। तो कम से कम नीचे वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि साध्येन हेतु एक अधिकरणम व्याप्ति, यानी साध्य और हेतु दोनों का जो है एक ही अधिकरण में रहने वाला ही क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। एग्जाम्पल, जो कुछ भी एग्जाम्पल दे दे तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? व्याप्ति के संदर्भ में सत्य या असत्य के फॉर्म में बनाया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर मैचिंग के लिए भी दिया जा सकता है कि कौन सा व्याप्ति का डेफिनेशन किस ग्रंथ में है। समझ रहे हो? तीनों डेफिनेशन याद हुआ किसी को? अनुमान का क्या डेफिनेशन है, सामर्थ्य का क्या डेफिनेशन है और व्याप्ति का क्या डेफिनेशन है? हाँ, तीनों ग्रंथों के हिसाब से। हाँ बच्चे, जो अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग वर्णन है। एक और डेफिनेशन है, मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली व्याप्ति का, उसका भी भावार्थ वही है। सर हाँ, ये जो पहली लाइन है अथवा हेतु निष्ठ न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कोई पीडीएफ मिल जाएगी क्या? न्याय सिद्धांत मुक्तावली की हाँ मिल जाएगी, तो भेज दीजिएगा फर्क। हाँ मैं बता। चलो, प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है? प्रतियोगिता का अर्थ होता है ज्ञान। क्या 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 क्या? सर प्रतियोगिता का अर्थ होता है जो पहले मुझे बताया गया है कि तीनों कालों में जिसका अभाव होता है। तीनों कालों में जिसका अभाव। भैया हाँ। ये हेतुम तक तो समझ में आया, ये हेतुम पर निष्ठ क्या है? हेतु में निष्ठ। बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। चलो, प्रतियोगिता शब्द क्या होता है, कौन बताएंगे? भैया अगर आप इष्ट का नहीं हेतु निष्ठ का अर्थ बता दे तो मैं पूरे कोटेशन का अर्थ बता सकता हूँ। निष्ठ मतलब रहने वाला। ठीक है, निष्ठ कहते हैं किसी भी शब्द में जोड़ दिया जाए, निष्ठ क्या होता है? रहने वाला।
ठीक है, जैसे हृदयनिष्ठ हृदय में रहने वाला, हाँ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म में रहने वाला। हाँ जी चलो, कुछ कह रहे हो विशाल? जी। हाँ बताओ। और मैं इसका कोटेशन का अर्थ है कि जो जो हेतुनिष्ठ विरह का प्रतियोगी है, यानी कि हेतुनिष्ठ विरह का अप्रतियोगी, अप्रतियोगी। अच्छा, हेतुनिष्ठ विरह का जो अप्रतियोगी है, ठीक है, और जो साध्य के साथ पहले प्रतियोगी, हेतु, और जो साध्य के साथ हेतु एकाधिकरण में रहता है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। आवाज नहीं आई थी विशाल, फिर से एक बार बोल सकते हैं? जी, हाँ बोलो। जो हेतुनिष्ठ विरह का प्रतियोगी है और जो साध्य के साथ और जो साध्य और हेतु के साथ एक अधिकरण में रहता है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। हाँ देखो, अब इसके लिए आपको क्या समझना होगा, प्रतियोगी शब्द या प्रतियोगिता शब्द। प्रतियोगी किसको कहते हैं? विरोधी को। हाँ बताओ बच्चा। विरोधी को, अभाव को, ठीक है, अभाव को, ठीक है, और उसमें अ शब्द लग जाए, अप्रतियोगी, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जो विरोधी ना हो, जो अभाव ना हो। हाँ तो बताओ, व्याप्ति में अगर हेतु निष्ठ ना हो, ठीक है, तो क्या व्याप्ति बन पाएगा? जैसे धूम और अग्नि जो है, पर्वत में अगर धूम ही ना हो तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यदि किसी अनुमान वाक्य में उसका हेतु ही ना दिया गया हो तो आप बिल्कुल वहां पर अगर अग्नि उत्पन्न नहीं हो, सॉरी धूम उत्पन्न नहीं हो रहा हो, तो आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि वहां पे आग है या नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्याप्ति के लिए जो हेतु निष्ठ होना चाहिए, किसी भी अनुमान वाक्य में उसका अभाव बिल्कुल ना हो। ठीक है, हेतु निष्ठ व्याप्ति हुआ कहलाता है जो हेतु निष्ठ हो, उसका अभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साध्य के द्वारा, ठीक है, हेतु और साध्य दोनों एक ही अधिकरण में रहता हो, वही क्या कहलाता है? कहलाता है। यानी व्याप्ति में हेतु का भी होना अत्यंत आवश्यक है और साध्य के द्वारा हेतु की सिद्धि भी होती है। तो हेतु का भी रहना जरूरी है और साध्य का भी रहना जरूरी है। दोनों का जो है, या दोनों में से हेतु का जो है अप्रतियोगी ना, यानी उसका भाव बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, तभी वो क्या कहलाएगा? व्याप्ति कहलाएगा। ठीक है, जो भाव आपने ऊपर वाले में देखा, इसको अलग तरीके से बस इसमें विरह अप्रतियोगी ना शब्द को ऐड कर दिया गया। भाव वही है कि व्याप्ति वही है जो साध्य और हेतु दोनों एक साथ रहता हो। ठीक है, कोई भी अनुमान वाक्य जहाँ पे साध्य और हेतु एक साथ दिखाई दे, वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का उन दोनों के बीच में व्याप्ति बन सकता है। व्याप्ति, इन दोनों की व्याप्ति में जो हेतु है वो कभी भी उसका अभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, और उससे पहले वाले में भी हमने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी देखा कि जो साध्य और हेतु है, उनमें से हेतु जो है किसी दूसरे से संबंधित ना हो, अपने साध्य से ही संबंधित हो। तो कहने का तरीका बस अलग है, भावार्थ वही निकलता है। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो? हाँ बच्चा, क्लियर है? ये तीनों डेफिनेशन न्याय सिद्धांत मुक्तावली के हिसाब से। नीचे वाला जो एक और जो डेफिनेशन यहाँ पर देख रहे हो आप लोग व्याप्ति का, कि व्यापक सामान्य अधिकरणम च व्याप्ति, क्या मतलब है? बताओ। जो व्यापक और जिसका समान अधिकरण है वो व्याप्ति है। तो बताओ, व्यापक और व्याप्य जो समान अधिकरण में रहते हैं तो उसको व्याप्ति कहते हैं। हाँ तो बताओ बच्चा, व्याप्य और व्यापक दोनों जो है समान अधिकरण में रहता हो, इसका मतलब क्या है? व्याप्य किसको कहेंगे और व्यापक किसको कहेंगे? हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्याप्य अग्नि हो जाएगी, व्यापक धूम हो जाएगा। क्या फिर से बोलो? नहीं सर, व्यापक अग्नि व्याप्त धूम। हाँ बोलो। व्यापक अग्नि व्याप्त धूम। धूम, ठीक है। तो ये कह रहा है छह शब्द, मतलब यहाँ पे व्याप्ति की बात है। व्यापक और व्याप्य का जो है समान अधिकरण में रहना ही क्या कहलाता है? व्याप्ति। यह डेफिनेशन किससे संबंधित लग रहा है आपको? कहाँ पे आपने ऐसा देखा? बताओ। तर्क संग्रह में। तर्क संग्रह में? कहाँ तर्क संग्रह में ऐसा है बच्चा? बताओ। ये नीचे वाला कोटेशन का भावार्थ भी वही है ना जो आपने ये देखा? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो भावार्थ वही है, बस अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है।
तो ये जो आपने अनुमान के संदर्भ में जो अनुमान का डेफिनेशन देखा, अक्षरशः याद कर लीजिएगा तीनों ग्रंथों के हिसाब से। जो आपने परामर्श का डेफिनेशन देखा तीनों ग्रंथों में, और व्याप्ति का यहाँ पे आपने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 3 डेफिनेशन देखा है बच्चा, उसको अच्छे से ध्यान रखना। सत्य असत्य में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कौन सा कथन नहीं है, इस तरह से भी बन सकता है। तीनों दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि कौन सा कोटेशन जो है व्याप्ति से संबंधित नहीं है या है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याप्ति का 3 डेफिनेशन न्याय सिद्धांत मुक्तावली में दिया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोग को? बोलो बच्चा, कर लेंगे। कोई समस्या? नहीं भैया, समस्या नहीं है। अब आप लोग एक शब्द, भैया आपकी आवाज चली गई। आवाज पक्ष कट गई। धर्मता, ये किसके डेफिनेशन में आ रहा था? पक्ष धर्मता कट गई, अभी फिर से बोल देते हैं। पक्ष धर्मता शब्द किसके डेफिनेशन में देखा आपने? किसके वो डेफिनेशन में? पर्वत अग्नि वाला है, परामर्श की डेफिनेशन। तो जो भी नया शब्द आपने देखा, आगे चल के कहीं ना कहीं उसका डेफिनेशन नीचे दिया हुआ ही है। चलो केला पढ़ो। हाँ बच्चा। व्यापक समान अधिकरण व्याप्ति, एक बार इसका बता दीजिए। हाँ, इसमें यह है कि व्याप्य और व्यापक का एक समान अधिकरण में रहना ही व्याप्ति, अर्थात हेतु और साधन का, हेतु और साध्य का एक ही अधिकरण में रहना ही क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। अर्थात धूम और अग्नि का जो एक आधार होना ही व्याप्ति, जो भावार्थ इसका है वही भावार्थ इसका है। बस यहाँ पे साध्य और हेतु दिया हुआ, यहाँ पे व्यापक और व्याप्य आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि साध्य साधन कहे, ठीक है, व्याप्य व्यापक कहे, ठीक है, अग्नि धूम कहे, धूम, हेतु साध्य कहे, सब एक ही मतलब है बच्चा। ठीक है, धूम अग्नि के वहनी और धूम कहे, सब एक ही शब्द को बताता है। ठीक है, ये सभी पारिभाषिक शब्दावली आपको डेफिनेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। किसी में साध्य मिलेगा, किसी में साधन मिलेगा, किसी में व्याप्य मिलेगा, किसी में व्यापक मिलेगा। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। क्लियर है प्रभात? यस सर। हाँ, यानी का समान अधिकरण में रहना ही व्याप्ति कहलाता है। यह सिद्धांत मुक्तावली में है तीनों डेफिनेशन। चलो, पक्ष धर्मता किसके डेफिनेशन में देखा था आप लोगों ने? परामर्श। क्या डेफिनेशन था? पूरा पढ़ो। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। हाँ, तो क्या भाव अर्थ हो जाएगा इसका? पक्ष धर्मता किसको कहेंगे? संदेह बना रहता हो उसको पक्ष। आप प्रियंका क्या कह रहे हो? भैया पक्ष में रहने, पक्ष का जो आश्रय होता है, जो पक्ष के आश्रित में रहता है, उसको पक्ष धर्मता कहते हैं। हाँ, जैसे पर्वत में धुआं देखा जाता है भैया, तो पर्वत में अग्नि, पर्वत में अग्नि, पर्वत में धूम और अग्नि। तो ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पक्ष धर्म है, और जब इनको देखने का भाव है वही पक्ष धर्मता है। ठीक है, पक्ष में जो है व्याप्य को देखना। ठीक है, व्याप्य आपका धूम, व्यापक आपका अग्नि। ठीक है, यानी जो जिस स्थान विशेष पे आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे धूम इत्यादि को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। ठीक है, तो पक्ष हमेशा जो है पर्वत इत्यादि या जो संदेह स्थान है या फिर जहाँ पे साध्य को सिद्ध करना, वही हमेशा पक्ष कहलाता है। व्यापक अग्नि होता है और व्याप्त धूम होता है। हाँ जी, जैसे धूम और अग्नि जो है, इन दोनों में से सबसे अधिक स्थान पे कौन रहता है? आपको हर जगह अग्नि दिखाई देगा, लेकिन हर जगह धूम दिखाई नहीं दे सकता है। इस आधार पे अधिक देश में रहने वाला हमेशा व्यापक होता है और न्यून देश में, कम क्षेत्र में रहने वाला हमेशा व्याप्य कहलाता है। ठीक है, तो व्यापस्य पर्वत आदि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, यानी पर्वत आदि में व्याप्य का होना ही क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है, या इसकी सिद्धि करना ही। ठीक है, पर्वत आदि में धूम इत्यादि को देखकर अग्नि या साध्य इत्यादि, अग्नि का होना ही पक्ष धर्मता कहलाता है। नहीं, अग्नि का होना पक्ष धर्मता नहीं है। अग्नि का होना पक्ष धर्मता कहाँ पे है? कैसे हो गया?
नहीं सर, व्यापक से है ना, तो व्याप्त व्यापक धूम का होना। हाँ, धूम धूम नहीं, एक मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ बच्चा देखो, पक्षधर को हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि संदेह की स्थिति बनी रहती है, जैसे हम पर्वत पे देखते हैं तो ये लगता है कि धुआं है, लेकिन वहाँ पर नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा आप लोग। पक्षधर्मता क्या है, व्याप्ति क्या है, परामर्श क्या है, अनुमान क्या है, लिंग क्या है, ठीक है। लिंग का फिर डेफिनेशन यहाँ पे लिंगम। चलो हाँ, कामी पढ़ना ये जो पक्ष धर्मता का क्या उनकी डेफिनेशन है, तर्क संग्रह से है। तो तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कोई डेफिनेशन नहीं, वहाँ पे नहीं है, सिर्फ तर्क संग्रह में ही है डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, लिंगम का डेफिनेशन पढ़ो कामनी। भैया फर्स्ट वाला ना? नहीं, ये लिंगम, ये हाँ फर्स्ट वाला, ये वाला। व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व। ये अच्छा, लिंगम वाला, ठीक है। व्याप्ति बलेनार्थ बताओ, ये कम लिंगम। अच्छा नीचे व्याप्ति बलेन अग्नेय नुमापवाद धूमो अग्रे लिंगम। चलो यहाँ देखो, लिंगम को देखकर, लिंग को देखकर आप साध्य को सिद्ध करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। साध्य सिद्ध हो सकता है लिंग को देखकर? लिंग का मतलब यहाँ पे धूम, साध्य आपका अग्नि, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्याप्ति बलेन अर्थगम, व्याप्ति के बल से या व्याप्ति के द्वारा, ठीक है, अर्थगमकम, ठीक है, जिसकी सिद्धि होती है वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए व्याप्ति के लिए क्या चाहिए, हेतु और, हाँ बच्चा बताओ, हेतु और अग्नि या साध्य, ठीक है। तो व्याप्ति बल से हेतु और साध्य, हाँ हेतु और साध्य। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, यानी लिंग क्या कहलाते हैं, व्याप्ति के बल से अर्थ की जो प्राप्ति होती है, जो प्रयोजन सिद्ध होता है, जो ज्ञान होता है, वो लिंग कहलाता है। लिंग पहचान हो सकता है या चिन्ह हो सकता है, किसी वस्तु विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का, ठीक है। तो किसी अनुमान वाक्य में जो है व्याप्ति के बल से या व्याप्ति के माध्यम से जिसका अर्थ हमें ग्रहण हो पाता है या जान पाते हैं, वो लिंग कहलाता है। यानी लिंग के द्वारा आप किसी लिंग के द्वारा आप किसी साध्य विशेष को सिद्ध कर सकते हो। जैसे धूमो अग्नि लिंगम, अग्नि के लिए जो है धूम क्या है, लिंग है, ठीक है। पहचान है कि जहां जहां धूम होगा वहां अग्नि होगी ही होगी। तो ध्यान रखिएगा कि धूम हमेशा क्या, भैया रिपीट कीजिए, अभी आप रिपीट कीजिए पहले। अग्नि का जो बोला ओके, अग्नि का लिंग क्या होगा, धूम होगा। एग्जाम्पल यही है, ठीक है। अग्नि की पहचान किससे होती है, धूम से होती है। तो वही धूम हमारा क्या होगा, लिंग होगा। किसके लिए, अग्नि के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आया, धूमो अग्नि लिंगम, कि धूम जो है अग्नि का लिंग है। क्लियर है ये बच्चा? हाँ, कोई समस्या? आप देखो यहाँ पे व्याप्ति बलेन अर्थगम लिंगम, ये तर्क संग्रह में है कि तर्क भाषा में? ये तर्क संग्रह में, तर्क संग्रह। नीचे देखो कि व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमो अग्नि लिंगम, व्याप्ति के बल से अग्नि का जो आप क्या करते अनुमान कर पाते हो कि यहाँ पे धूम है तो अग्नि भी होगा। इस आधार पे धूम क्या हो जाता है, अग्नि का लिंग है। ये भी कोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखना विशेष रूप से, तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। बाकी ये भी ध्यान रख सकते हो कि व्याप्ति के द्वारा क्या होता है, अग्नि का अनुमान किया जाता है, और उसमें धूम क्या हो जाता है, अग्नि का लिंग कहलाता है, ठीक है। ये जो विषय वस्तु भी आपने देखा, ये तर्क भाषा से है, हाँ ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखिएगा कि व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमान किया जाता है, उस अनुमान किया हुआ अग्नि के द्वारा ही हम सिद्ध कर पाते हैं, ठीक है। तो संदर्भ में धूम क्या हो जाएगा, अग्नि का लिंग होगा, ठीक है। तो लिंग का डेफिनेशन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये इतना दे दिया गया, पूछा गया किसका डेफिनेशन है, ऑप्शन है पक्ष, धर्मता, परामर्श, अनुमान, लिंगम, इस तरह से दिया रहता है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बारीकियां जो है ना। अनुमान वाले में अगर आप लोगों ने मेहनत कर लिया अच्छे से, तो अनुमान से क्वेश्चन अगर आएगा या
तो कहीं मिस्टेक नहीं करोगे। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको अनुमान वाले पार्ट पे करना है। ठीक है, चलो कोई समस्या है यहाँ तक? अच्छा, वह नए सिद्धांत मुक्तावली में वो क्या कहते हैं, ये नए सिद्धांत मुक्तावली में लिखी कोई डेफिनेशन लिखी हुई है? नहीं उसकी वहाँ पे नहीं दिया हुआ था। ठीक है, हाँ बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? नहीं भैया। तो जो व्याप्ति आपने पढ़ा, व्याप्ति का एक डेफिनेशन बताओ किसी भी ग्रंथ के अनुसार, किसी भी ग्रंथ के अनुसार व्याप्ति का डेफिनेशन। व्याप्त समानाधिकरणम च व्याप्ति। ओके, नए सिद्धांत मुक्तावली। हाँ, व्याप्ति समानाधिकरणम च व्याप्ति। हाँ, अगला कोई और डेफिनेशन बताओ व्याप्ति का। हेतुमोनिष्ठ विरह प्रतियोगिना साहित्य अप्रतियोगिना, वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, विरह अप्रतियोगिना। अच्छा, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे शब्द है अप्रतियोगिना। यत्र यत्र धूमस् तत्र आचार्य नियम व्याप्ति। हाँ, बहुत सुंदर सुजाता, देखो यहाँ पे अप्रतियोगिना है। ठीक है, देखा सबको? जी सर। हाँ, चलो बच्चा, और कोई बताएंगे व्याप्ति का डेफिनेशन? स्वाभाविक कैसे संबंधों। ऐसे तो कम। हाँ, बोलो छपीकुल। हाँ छपीकुल। हाँ सर, बोलो व्याप्ति का डेफिनेशन। हाँ, स्वाभाविक से संबंध व्यक्ति, ये तर्क भाषा का अनुसार। एक और न्याय सिद्धांत का भी बताओ। न्याय सिद्धांत तो साध्य बंधनीय संबंध उदाहता व्याप्ति। सर, और एक था व्यापक समानाधिकरण व्यक्ति, एक था। देखो अच्छा, सब याद करना, बहुत बढ़िया। ठीक है, साध्यवत अन्यस्मिन न संबंध। ठीक है, न संबंध ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाना संयुक्त है ना यहाँ पे। साध्यवत, साध्य के साथ, न अस्मिन न संबंध, जिसे साध्य के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ संबंध न हो। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, जितना भी डेफिनेशन अलग अलग ग्रंथों में दिया गया है, जो भी अनुमान के लिए जो पारिभाषिक शब्दावली, सबको याद रखिएगा। उसी संदर्भ में व्याप्ति का दो भेद होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया था थोड़ा सा, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है बच्चा, कोई बताएंगे अन्वय व्याप्ति क्या होता है और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होता है? हाँ बोलो। एक के रहने से दूसरा अन्य व्याप्ति होता है, तो एक के रहने से दूसरा रहता है, और व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बेटा। तो देखो बच्चा, अन्वय व्याप्ति का डेफिनेशन, तत् सत्वे तत् सत्वम। बहुत छोटा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है। दूसरे का भी रहना, अब एग्जाम्पल देंगे अभी हम लोग। ठीक है, और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या अभाव को बताता है कि तद अभावे तद अभाव, एक के अभाव पे दूसरे का भी अभाव हो जाना, वो क्या कहलाता है? व्यतिरेक व्याप्ति। अब मुझे बताना, ठीक है, धूम के रहने पे अग्नि होगा। ठीक है, ये अन्वय व्याप्ति है कि जहां जहां धूम होगा वहां अग्नि होगा ही। ये अन्वय व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति में आप लोग बताओ मुझे, धूम के अभाव पे अग्नि का अभाव हो सकता है क्या? नहीं। है ना? तो यहाँ पे व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनेगा? अग्नि के अभाव पे धूम का अभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। अग्नि के अभाव पे धूम का अभाव, आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। हाँ, ये व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। अच्छा, तो क्या है व्यतिरेक व्याप्ति से? अग्नि का अभाव पे धूम का अभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगा। नहीं भैया, हो सकता है, जब अग्नि नहीं होगी तो धुआं कहाँ से आएगा? हो सकता है ना विशाल। लेकिन भैया ऐसी बहुत सारे स्थान है जहाँ पर अग्नि रहती है लेकिन धुआं नहीं रहता, तो ऐसे कैसे बचता? मैंने देखो ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला कि धूम के अभाव पे अग्नि का भी अभाव। तब तो बन जाएगा ना। तो मैंने ये नहीं बोला ना कि धूम के अभाव पे अग्नि का अभाव, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ धूम नहीं है वहाँ आग नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन जहाँ आग नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे व्यतिरेक
ठीक है, तो धूमाभाव, धूमाभाव भैया फिर कट गई आवाज। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, धूमाभाव अग्नि अभाव। चलो मुझे बताना इन दोनों में से कौन सा कोटेशन सही है अब व्यतिरिक्त व्याप्ति के लिए। अन्वय व्याप्ति के लिए तो आप लोगों ने समझ लिया कि जहाँ धूम होगा वहां अग्नि होगी ही, ठीक है, वो अन्वय व्याप्ति है, एक के रहने पे दूसरे का भी होना, ठीक। व्यतिरिक्त व्याप्ति में फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, अच्छा, अग्नि के अभाव पे धूम का भी अभाव, ये सही है या धूम के अभाव पे अग्नि का अभाव हो, ये सही है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला सही है। बच्चा देखो आगे सारा खेल इसी पे है, यदि इसे समझ जाओगे तो आगे आने वाले केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, ये अन्वय व्याप्ति, वो सब सीख जाओगे। यदि इसे नहीं समझोगे तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम करेगा। इस चीज को समझ जाओ कि जो अन्वय व्याप्ति में जो धूम को देख के अग्नि का अनुमान लगाया जा रहा है कि धूम है तो अग्नि भी है, ठीक है। तो व्यतिरेक व्याप्ति में जस्ट उल्टा हो जाता है, अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य है इसे, और ये क्या व्यापक है, ठीक। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या बन जाता है, व्यापक का अभाव व्याप्य बन जाता है। इसमें आगे हम लोग सीखेंगे, अभी उतना ज्यादा चर्चा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ध्यान रखना, अन्वय व्याप्ति का डेफिनेशन ध्यान रखना, व्यतिरेक व्याप्ति का डेफिनेशन ध्यान रखना, अन्वय व्याप्ति का एग्जाम्पल क्या बन सकता है और व्यतिरेक व्याप्ति का एग्जाम्पल क्या बन सकता है, ठीक है। नीचे वाला नहीं अभाव पे अग्नि का अभाव हो, ऐसे संभव ही नहीं है। बहुत जगह ऐसे, जैसे आज के टाइम पे एलपीजी गैस को देख लो, वहाँ अग्नि तो रहता है, ठीक है, लेकिन धूम नहीं रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जहाँ पे अग्नि स्वयं को होगा ही होगा। स्वयं को देख लीजिए, बिल्कुल। तो हमारे अंदर जठर अग्नि है लेकिन वहाँ पे अग्नि है लेकिन धूम नहीं है। हाँ, आपके अपने खुद के सबके उधर में भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चा। ये याद हो गया, ये समझ में आ गया? हाँ बोलो बच्चा। जी भैया। चलो अगला जो टॉपिक है, तीनों ग्रंथों में अनुमान कितने प्रकार का होता है? बोलो बच्चा। भैया सार्थ अनुमान दो प्रकार का। हाँ, कल जो है हम लोग देखेंगे स्वार्थानुमान क्या होता है, प्रार्थानुमान क्या होता है। पीडीएफ भेज रखा है ना बच्चा, ये तो पूरा ये है ना ग्रुप में आप लोग को। न्याय मुक्तावली का बोल रहे हैं। न्याय मुक्तावली का मतलब टेक्स्ट टाइप पूरा टेक्स्ट टाइप का ना। हाँ, ये मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहता है ना कि कौन सा तर्क पंक्ति का, कौन तर्क भाषा का, कौन न्याय से मुक्तावली। वो तो सर लिखवाते चलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा वो। चलो कल हम लोग अनुमान के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। अनुमान क्या है, पंच अवयव क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो लिंग है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कितने तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये अनुमान वाक्य सही है या गलत है। तो कल ये चीजें थोड़ा सा रीड करके आइएगा, पढ़ के आइएगा आप लोग। अभी तक कोई समस्या तो बताओ। भैया कोई समस्या तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है यूजीसी के रिगार्डिंग। समाज की समस्या है, इसको छोड़कर किसी पीएचडी के रिगार्डिंग, यूजीसी के एग्जाम के रिगार्डिंग, यूजीसी के ये आपने बोला था ना 20 तारीख तक पता चल जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति से क्या